आज की कहानी उन कहानियों में से एक है जिसे सुनकर बहुत दुख होता है, दिल को एक ऐसी चोट लगती है, क्योंकि अगर जिसके साथ ये चीज बीतती है उसका तो हाल पूछो ही मत, और जो इन स्टोरीज को सुनता है उनके दिल पर क्या बीतती है। आखिरकार पता नहीं इंसान ही इंसान को क्यों नहीं समझ पा रहा, उनके प्यार को क्यों नहीं समझ पा रहा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी, जाति विवाद के चलते हुए एक मर्डर कर दिया गया। आज भी कुछ इसी टॉपिक पर वीडियो है कि जाति विवाद दुनिया से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये जाति विवाद जो नाम का शब्द है ना, वो ऐसे ऐसे क्राइम्स होने पर मजबूर कर रहा है, समझ ही नहीं आता कि ये सब कुछ कब खत्म होगा। अब ये भी एक मेरी तरफ से थ्योरी है। अब जो मुसलमान होते हैं उनमें मुसलमान पैदा होता है, जो सिख होते हैं उनमें सिख पैदा होता है, और जो जाट होते हैं उनमें जाट पैदा होता है। और ये जो कहते हैं ना कि ये एक हिंदू समाज में हर एक तरह के लोग पैदा होते हैं, ब्राह्मण पैदा होते हैं, क्षत्रिय पैदा होते हैं, वैश्य पैदा होते हैं और शूद्र भी पैदा होते हैं। ये सारी जो थ्योरी है ये मैंने तो यार कहीं पर पढ़ी थी, और ऐसा ही कुछ मैंने इस केस में भी देखा कि इस केस में एक जाति विवाद के चलते हुए एक लड़की एक लड़के से प्यार कर बैठी, लेकिन उनके परिवार वालों ने एक ऐसे कांड को रचने के लिए एक प्लानिंग की जिसे सुनकर आप लोग भी शॉक्ड रह जाएंगे। जिस लड़के लड़की की आज मैं आप लोगों को स्टोरी बताने जा रहा हूँ, इनमें से जो लड़की थी उसका तो यूट्यूब चैनल भी था, और वो यूट्यूब चैनल कौन सा था, उसका ये चैनल किस नाम का था, ये मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि इस लड़की के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर कम थे, इसके सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे हैं और ये चैनल आज भी चल रहा है, ये चैनल आज भी बहुत तरक्की पर है। लेकिन जो भी इस लड़की के साथ हुआ सच में वो बहुत गलत हुआ। जानते हैं आज की इस पूरी कहानी के बारे में कि ये जाति विवाद के चलते ये क्या कांड को रच दिया गया, क्या क्या इस कहानी का रहस्यमय ढंग से इसे अंजाम दे दिया गया। मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं देखता हूं आप लोग आते हैं, आप लोगों को स्टोरी भी मुझे पता है, कमेंट्स में देखता हूं आपको अच्छी लग रही है, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हैं। मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन आप साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर कर लीजिए यार, ये मेरी एक आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। और साथ ही जब आप इस वीडियो को सुन लेने के बाद कमेंट करेंगे तो साथ में पिक मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये आज की जो स्टोरी है ये तेलंगाना से निकल कर आई है। 14 सितंबर 2018 की ये स्टोरी है। जो तेलंगाना शहर है ये एक छोटा सा टाउन है, और इस शहर में एक और शहर निकल कर आता है जिसका नाम है मरियालगुड़ा, और इस मरियालगुड़ा में एक बहुत ही भयानक घटना को अंजाम दे दिया गया। इस टाउन में आमतौर पर हमेशा बहुत शांति रहती है, यहाँ कोई खून खराबा, कोई क्राइम ये सब जल्दी से नहीं होता। लेकिन 14 सितंबर को जो घटना हुई वो वहाँ के रूटीन के खिलाफ थी। किसी ने भी शायद इस बारे में सोचा नहीं था कि ये घटना वहाँ की जीवन शैली से बिल्कुल अलग घटकर हुई थी। मरियालागुड़ी टाउन में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में आम दिन की तरह ही मरीजों का आना जाना चल रहा था, और रूटीन के मुताबिक वहाँ थोड़ी बहुत चहल पहल भी थी। वहाँ पर एक 20 से 22 साल की लड़की जिसकी शादी हाल ही में हुई थी और वो प्रेग्नेंट भी थी, और उस हॉस्पिटल में वो रूटीन चेकअप के लिए आई थी। उसी के साथ उसका पति मौजूद था और उस लड़की की माँ भी मौजूद थी। ये तीनों इस लड़की का रूटीन चेकअप करवाने के लिए आए थे, और जैसे ही इस लड़की का रूटीन चेकअप हो गया और ये लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे, और यहाँ एक लड़के पर जोरदार कुल्हाड़ी के साथ वार कर दिया गया। यहाँ पर यह हुआ, जो माँ बेटी थी ये तो अपने दामाद से पीछे चल रही थी और दामाद आगे चल रहा था, लेकिन कुछ लोग थे जो इन तीनों पर पहले से ही बाहर छुपकर इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले उन तीनों के बारे में जान लेते हैं। 21 साल की अमृता वंशनी, ये बेसिकली तेलंगाना के नालगुड़ा के रहने वाली थी। अमृता के पिता टी मारुति राव शहर के बड़े बिल्डरों में गिने जाते थे। ये डिस्ट्रीब्यूट जो जमीनें होती है उन्हें कम दामों में खरीद कर और उस पर बिल्डिंग खड़ी करके उसे ऊंचे दामों पर बेच दिया करते थे। इस बिजनेस के कारण इनके पास बेअंत बेहिसाब का पैसा आ रहा था, उन्हें पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। टी मारुति राव के 2 बच्चे थे, और जो यहाँ लड़की थी अमृता वो अपने भाई से बड़ी थी। अमृता के घर के पड़ोस
पड़ोस में तरुण बालास्वामी रहते थे। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। बालास्वामी के परिवार में कुल टोटल 5 सदस्य थे। पति पत्नी के अलावा उनके 3 बच्चे थे। 23 साल का प्रणय कुमार सबसे बड़ा था। वो एक हैंडसम और एकदम जवान लड़का था। प्रणय पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था और मेहनती होने के साथ साथ वो बहुत मिलनसार और हंसमुख भी था। बात उन दिनों की है जब प्रणय 4th क्लास में पढ़ता था। जिस कॉन्वेंट स्कूल में वो पढ़ाई कर रहा था उसी के साथ अमृता वर्षिणी भी पढ़ रही थी। और यहाँ ये दोनों क्योंकि एक ही मोहल्ले के और पड़ोस के ही रहने वाले थे, इसीलिए इन दोनों में एक अच्छी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। जब दोनों जवानी की दहलीज पर दस्तक दे रहे थे तभी इन दोनों ने एक दूसरे के दिलों में अपना मकाम बना लिया था। यानी कि इन दोनों के दिलों में एक जगह बन चुकी थी एक दूसरे के लिए। वक्त के साथ साथ अब हालत यहाँ पर ये हो गई कि ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं लेते थे, इन्हें चैन ही नहीं मिलता था। टाइम के बढ़ते बढ़ते इनका जो प्यार था वो भी एकदम गहरा होता चला गया और इनका जो प्यार था वो परवान चढ़ता जा रहा था। प्यार का एहसास होते ही इन दोनों के जिंदगी के मायने ही बदल चुके थे। दरअसल अमृता ऊंची जाति और बड़े घराने की लड़की थी, जबकि प्रणय एकदम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी हैसियत के सामने ये कहीं पर भी नहीं ठहरता था। और इसीलिए अमृता हमेशा इन दोनों के प्यार को लेकर टेंशन में रहा करती थी। लेकिन जो प्रणय था वो हमेशा अमृता को हिम्मत दिया करता था और वो प्रणय हौसले को देखकर अमृता में भी हिम्मत आ चुकी थी। इस स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रणय और अमृता इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का फैसला कर लेते हैं। दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे और इन दोनों ने इस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इसके बाद अमृता और प्रणय ने 2018 में जनवरी में घर वालों से छुपकर अपने घर वालों को बिना बताए सामाजिक तरीके से शादी कर ली। शादी तो कर ली थी इन दोनों ने, लेकिन शादी के बाद भी ये दोनों अलग अलग पहले की तरह ही रहते थे, जिससे उन पर कोई शक ना करे। अमृता प्रणय भले ही अपने प्यार को छिपाए हुए थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि किसी को भी उनके प्यार की भनक नहीं लग पाएगी। लेकिन ये जो इन दोनों का प्यार था, इन दोनों की जो शादी हो चुकी थी, ये राज इनके परिवार वालों से ज्यादा टाइम तक छुप ही नहीं पाया। इनके प्यार का राज एक दिन सबके सामने खुल गया। जिस बात का डर अमृता को सता रहा था, आखिरकार वही हुआ। टी मारुति राव को जब ये पता चला कि उनकी लाडली बेटी ने छोटी जाति वाले एक मामूली लड़के से आर्य समाज के मंदिर में जाकर शादी कर ली है, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। ये सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि आखिरकार इनकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। और ऐसा सिर्फ टी मारुति राव ही नहीं बल्कि अमृता का पूरा परिवार उसकी इस हरकत से हैरान रह चुका था। उन्हें ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि बेटी इनसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख इसके पिता टी मारुति राव को ही हुआ था, जिन्होंने अपनी बेटी पर आंख मूंद कर विश्वास किया था। मारुति राव ने अपनी बेटी की शादी के बहुत सारे सपने देखे हुए थे। उन्होंने सोचा कि इकलौती बेटी है, उनकी शादी शान से करेंगे ताकि लोग देखते ही रह जाएं। लेकिन बेटी अमृता ने अपने पिता के सपने को चकनाचूर कर दिया था। अब यहाँ पर एक मैं आपको बात कहना चाहूंगा, अगर देखा जाए तो पिता अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे और बेटी भी कुछ गलत नहीं थी। बेटी भी अपनी जगह पर ठीक थी। अगर बेटी किसी लड़के से प्यार करती थी, उससे शादी कर ली, तो पिता को इस बात को समझना चाहिए आखिरकार उसके पिता ने इतनी धन दौलत किस लिए कमाई है। अगर वो लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, वो छोटी जाति का है तो क्या हो गया, प्यार ही करती है ना। अगर आप लोगों को पता चल चुका है तो इस टाइम पर आप लोगों को गुस्से से कभी भी नहीं सोचना चाहिए। आप लोगों को पहले अपनी बेटी को बिठाकर समझाना चाहिए, उसे ये कहना चाहिए कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, ऐसे है वैसे है। अगर बेटी मानती है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मानती तो उन्हें भी राजी हो जाना चाहिए, उन्हें भी अपनी बेटी की शादी को मंजूर कर ही लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर टी मारुति राव ने एक बड़ा कदम उठा लिया था। टी मारुति राव बेटी की शादी को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। उन्होंने अपनी ही पत्नी के जरिए अपनी बेटी को समझाने का प्रयास किया कि वो जो गलती कर बैठी है उसे भूलने की कोशिश करे और पढ़ने में अपना मन लगाए। समय आने पर खुद वो एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेंगे और उसकी शादी करवा देंगे। लेकिन अमृता कहाँ ये बात मानने वाली थी, क्योंकि वो तो प्रणय से बहुत प्यार करती थी और उसने ये बात साफ कह दी कि मैं प्रणय को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और दूसरी तरफ ऐसा ही कुछ प्रणय के साथ भी हुआ। जब
जब प्रणय के पिता बालास्वामी के अपने बेटे की इस चाहत के बारे में पता चला तो वो एकदम हैरान रह गए कि वो ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता है। झोपड़ी में रहकर उसने महल वालों से दुश्मनी कर ली है। उन्होंने अपने तरीके से अपने बेटे को बहुत समझाया। उसके पिता ने प्रणय को अपनी औकात और अमृता की ऊंची हैसियत के बारे में समझाया, उसे एक आईना तक दिखा दिया था। लेकिन प्रणय भी अपनी पत्नी यानी कि अमृता से बहुत प्यार करता था और वो एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं था। बालास्वामी को यह समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें और क्या ना करें। अब तक अमृता अपने माँ बाप के पिंजरे में कैद हो चुकी थी। अब उस पर कड़े पहरे बिठा दिए गए थे। उसकी मनमानियों को देखते हुए उसे कहीं पर भी आने जाने और प्रणय से मिलने की इजाजत ही नहीं थी। मगर वो हमेशा इसी ताक में रहा करती थी कब उसे मौका मिले और वो इस कैद से भाग जाए। आखिरकार एक दिन अमृता को वो मौका मिल गया और वो अपने पिता की सारी बंदिशों को तोड़कर प्रणय के साथ फरार हो गई। बेटे की इस हरकत ने टी मारुति राव को एक बार फिर से गहरी चोट पहुंचा दी थी। राव कोई छोटी मोटी हैसियत वाले इंसान नहीं थे, बल्कि वो शहर के एक रसूखदार आदमी थे। बेटी की इस हरकत से समाज में मारुति राव की काफी बेइज्जती हो रही थी। वह इस अपमान को आसानी से भूलने वाले ही नहीं थे। बेटी को वापस लाने के लिए वो हर एक तरह का हर एक तरीका अपना रहे थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि जो भी कुछ होगा मुझसे जितना बन पाएगा मैं अपनी बेटी को उस लड़के के चंगुल से छुड़ाकर वापस अपने घर लेकर आऊंगा। इसके लिए उन्होंने प्रणय को अपनी बेटी का साथ छोड़ने के लिए 3 करोड़ रुपए की भी भारी भरकम राशि का ऑफर दिया। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी रकम देखकर प्रणय एकदम चौंक जाएगा, उसे पैसों का लालच होगा क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से है और जब उसे 3 करोड़ रुपए का लालच दिया जाएगा तो वो अमृता को छोड़ देगा। लेकिन उनकी सोच गलत साबित हो चुकी थी। प्रणय ने टी मारुति राव को 3 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकरा दिया और इतना ही नहीं, उसने टी मारुति राव से साफ शब्दों में कह दिया कि जमाना चाहे इधर से उधर हो जाए, मैं अमृता को अपनी जिंदगी से कभी भी दूर नहीं होने दूंगा और उसके मरने के बाद ही अमृता उससे अलग हो सकती है। मारुति राव मायूस होकर वापस अपने घर लौट आए, लेकिन वो जानते थे जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। और ये बात वो अच्छे तरीके से जान चुके थे कि प्रणय के जिंदा रहते हुए वो अमृता कभी भी घर वापस ही नहीं लौट सकती। इसीलिए अब उन्होंने अपना पैतरा बदला और प्रणय को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रणय को ही खत्म कर दिया जाए, जिससे अमृता की जिंदगी से प्रणय नाम का ये कांटा ही दूर हो जाएगा। इसके लिए मारुति राव ने खतरनाक एक योजना बनाई। अपनी योजना की कामयाबी के लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को ही अपने प्लान में शामिल कर लिया। प्रणय की रूटीन पर नजर रखने का काम उसकी पत्नी को सौंप दिया गया क्योंकि वो अमृता से आसानी से बातचीत कर सकती थी। इधर अमृता को अपना घर छोड़े करीब 2 महीने बीत चुके थे। एक तरफ अमृता की माँ ने अमृता को फोन किया। उस दिन अमृता ने अपनी माँ से लंबी बातचीत की। माँ से बातचीत करते उसका मन काफी ज्यादा हल्का हो चुका था और जब ये बात प्रणय को पता चली तब वो भी बेहद खुश हुआ। वो तो सिर्फ इतना चाहता था अमृता किसी भी तरह से खुश रहे। अगर अब अमृता अपनी फैमिली वालों से बात करके खुश थी तो इससे ज्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती थी। उस दिन से हर तीसरे दिन अमृता के पास उसकी माँ का फोन जरूर आया करता था। वो माँ बेटी आपस में लंबे समय तक बातें किया करते थे। अमृता से हुई सारी बातें उसकी माँ अपने पति टी मारुति राव को बता दिया करती थी। अमृता अब पूरी तरह से टी मारुति राव के चंगुल में फंस चुकी थी। उसे विश्वास में लेने के लिए टी मारुति राव ने एक दिन अमृता को फोन किया और उन्होंने अमृता से कहा कि मुझे इस शादी से कोई भी एतराज नहीं है, बस मैं तो ये चाहता था कि तुम्हारी शादी मैं खूब धूमधाम से करूं। मुझे तुम्हारी प्रणय से शादी करने पर कोई आपत्ति नहीं है। बस मेरे कुछ सपने थे जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए देखे थे और अब समाज को दिखाने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम दोनों की शादी मैं धूमधाम से करा दूं। इससे समाज में मेरी इज्जत बनी रहेगी और लोग मुझ पर उंगलियां भी नहीं उठाएंगे। अमृता को अपने पिता की बात एकदम ठीक लगी। वो पूरी तरह से अपने पिता की बातों में आ चुकी थी। उसने सोचा क्यों ना उसके पिता के मुताबिक एक बार समाज में शादी हो जाए तो दोनों परिवार गर्व से सिर उठाकर जी सकेंगे। एक अच्छे बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स की काली सड़क पर चलने वाले मारुति राव शतरंज की दूसरी चाल भी यहाँ पर जीत चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी बातों से फुसला लिया था और पूरी तरह से अमृता को अपनी साजिश में फंसा लिया था। इसके बाद टी मारुति राव ने सुपारी किलर अब्दुल बारी को प्रणय की हत्या करने के लिए 1 करोड़ की सुपारी दे दी।
दी। मारुति राव कोई भी काम अकेले नहीं किया करते थे, बल्कि वो अपने हर काम में अपने दोनों भाइयों श्रवण राव और समुद्र राव को शामिल करते थे और सभी कामों में वो उन दोनों से सलाह जरूर लिया करते थे। प्रणय की सुपारी भी इन टी मारुति राव ने अपने दोनों भाइयों से सलाह मशवरा करके ही दी थी। मारुति राव ने सुपारी किलर अब्दुल बारी को शुरुआत में 15 लाख रुपए दिए। रुपए मिलने के बाद अब्दुल बारी शूटर सुभाष शर्मा को काम सौंप दिया गया। अब्दुल बारी और सुभाष शर्मा ने प्रणय का अपहरण करके हत्या करने का प्लान बनाया था। योजना बना लेने के बाद वो प्रणय की रेकी करने लगे और उन्हें ऐसा मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि वो इस घटना को अंजाम दे सकें। ये घटना से करीब 7 दिन पहले की बात थी। इस बीच मारुति राव ने प्रणय की रूटीन पर नजर रखने के लिए अपनी पत्नी को लगा दिया। वो बेटी से बात करती रहती थी और प्रणय की जानकारी लेकर अपने पति को बता दिया करती थी। इसी दौरान अमृता 5 महीने की प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। इस बात की जानकारी अमृता की मां को पहले से ही थी। ये बात खुशी में अमृता ने ही अपनी मां को बताई थी और तारीख आई 14 सितंबर 2018 की सुबह अमृता के पास उसकी मां का फोन आया। बातचीत के दौरान अमृता ने मां को यह बताया कि आज शाम 4 बजे के करीब प्रणय के साथ वो अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए मरियाला गुड़ा के हॉस्पिटल जाएगी। ये बात अमृता की मां ने अपने पति टी राव को बता दी थी और अमृता की मां ने अमृता से कहा कि शाम को मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे चेकअप के लिए हॉस्पिटल चलूंगी। अमृता को लगा कि उसकी मां को उसकी फिक्र है, इसीलिए उसकी मां उसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कह रही हैं। वो अपनी मां से कहती है, हाँ ठीक है, आप भी मेरे साथ चलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमृता की मां तो प्रणय की पल पल की खबर अपने पति टी राव को देने के लिए ऐसा चाह रही थी। उधर मारुति राव ने फोन के जरिए उन हत्यारों को ये बात बताई और अब्दुल बारी ने असगर अली और असगर अली ने सुभाष शर्मा को ये बात बता दी। अब्दुल बारी और सुभाष ने जल्दी जल्दी में प्रणय को अपहरण करने का प्लान चेंज कर दिया। लास्ट मोमेंट में अब्दुल बारी ने ये काम सुभाष को सौंप दिया। सुभाष ने हॉस्पिटल के बाहर ही प्रणय को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग बना ली थी। इसके बाद मारुति राव खुद को बेगुनाह और एकदम साफ क्लीन चिट दिखाने के लिए उन्होंने एक चाल चल दी थी, यानी कि उन्होंने 14 सितंबर को हत्या के दिन वो घटना से 3 घंटे पहले जॉइंट कलेक्टर के ऑफिस गए और अधिकारियों से मिले ताकि ये साबित हो सके कि इस हत्याकांड में उनका कोई भी हाथ नहीं है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। शाम 4 बजे हॉस्पिटल से जब प्रणय अमृता का चेकअप करवा के बाहर निकला, उस समय अमृता अपनी माँ के साथ प्रणय से कुछ कदम आगे चल रही थी। वहीं घात लगाए सुभाष ने प्रणय की गर्दन पर पीछे से कुल्हाड़ी से वार किया और उसने अमृता के सामने ही प्रणय को मौत के घाट उतार दिया था। हत्यारों ने प्रणय के चेहरे और गर्दन पर और सीने पर कई वार किए थे। हमला इतना तेजी से और जोरदार हुआ कि प्रणय को बचने और संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। अमृता उन हत्यारों के सामने हाथ जोड़ती रही, अपने पति की जान की भीख मांगती रही, लेकिन उन बेदर्दों को, उन जालिमों को बिल्कुल भी अमृता पर रहम ही नहीं आया। अमृता की माँ भी अमृता के सामने शॉक्ड होने का ड्रामा करने लगी। वो अमृता के सामने दिखाने की ये कोशिश कर रही थी कि उसे अपने दामाद की हत्या होने का बहुत दुख है और इस तरह 24 साल के प्रणय को उन्होंने सबकी आंखों के सामने जिंदा काट डाला। और जब ये घटना हुई तब हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में ये सारी घटना कैद हो चुकी थी, जो बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक थी। और जब ये घटना हुई तब उस पूरे टाउन में ये सनसनी फैल चुकी थी। एकदम लोग दहशत में आ चुके थे और ये पूरे टाउन में आग की तरह फैल चुकी थी। पुलिस की जांच में शुरू से ही शक की सुई अमृता के पिता टी मारुति राव पर ही थी और इसके अलावा अमृता ने भी आगे बढ़कर पुलिस वालों को यह बयान दिया कि इस पूरे के पूरे हत्याकांड में उसके पिता ही मारुति राव और उनके भाई शामिल है। तो कैसे एक साहसिक तरीके से प्रणय की हत्या के लिए पूरा तेलंगाना जल उठा था, जो कि प्रणय की हत्या सरेआम की गई थी, इसीलिए पुलिस के प्रति लोगों में गहरा आक्रोश हो चुका था। ये गुस्सा लगातार बढ़ता गया और अगले दिन उत्तेजित नागरिक वासियों ने हत्यारों के इस गिरफ्तारी को लेकर एक आंदोलन शुरू कर दिया था। पुलिस वालों ने उन आंदोलनकारियों को, उन लोगों को समझाया जो आंदोलन पर बैठ चुके थे। इसमें रंगनाथ प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि आरोपी चाहे कितने भी ताकतवर हों, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इसके बाद ये प्रदर्शन कराए हुए लोग शांत हो चुके थे। जब आंदोलन के दबाव में आकर पुलिस वालों ने टी मारुति राव, टी श्रवण राव, टी समुद्र राव, अब्दुल बारी, असगर अली, सुभाष शर्मा और मोहम्मद करीम को 2 हफ्ते भर के अंदर अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में कैद कर लिया गया। सभी आरोपियों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया और सभी लोगों को अलग अलग कमरे में बिठाकर अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई। तो वो लोग पुलिस वालों के चंगुल में तो वैसे ही फंस चुके थे। उन सभी लोगों ने एक एक करके बयान दिया और
कबूल किया, जी हाँ जी, हमने ही प्रणय की मर्डर की प्लानिंग की थी और ऐसे ऐसे हमने इसको 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी और प्रणय का मर्डर करवा दिया। लेकिन टी मारुति राव ने यह भी कहा कि मुझे इस चीज का बिल्कुल भी मलाल, कोई पछतावा नहीं है। उसने मेरी बेटी को और मेरे परिवार वालों से छीन लिया था। मैंने उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए 3 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया था, लेकिन उसने मेरा ऑफर भी ठुकरा दिया। फिर मैंने वही किया जो मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता था। इसके बाद टी मारुति राव और श्रवण राव एक एक करके घटना से पर्दा उठाते चले गए। प्रणय कुमार हत्याकांड की कहानी बहुत ही बेदर्द, गंदे तरीके से मार दिया गया था, जो कि बहुत गलत था। यही एक जाति विवाद का चक्कर है कि छोटे लोग, अमीर लोग, मिडिल क्लास फैमिली, बहुत ही गरीब लोग, पता नहीं क्या क्या चलता है, वो इस कास्ट की नहीं है, वो उस कास्ट की है, ये ऐसे है, ये वैसे, क्या से क्या कर जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ पाता। पति की मौत से दुखी अमृता ने कहा कि मेरे शरीर में जो बच्चा पल रहा है, मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगी कि मेरा बच्चा मेरी जनरेशन को आगे बढ़ाए और साथ ही देश के लिए अभियान चलाए जहां कोई भी किसी से भी प्यार कर सके, कोई जाति विवाद ना हो, कोई ऊंच नीच का दर्जा ना हो, कोई अमीरी गरीबी ना देखी जाए। उधर प्रणय के पिता बालास्वामी ने भी आशंका जताई थी कि बहू अमृता का अपहरण करके उसे दूर ले जाया जा सकता है, इसीलिए उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा की जरूरत है। टी मारुति राव एक बड़े आदमी है और वो कुछ भी करवा सकते हैं। तो इस मामले में जांच हुई, पिता और कई लोग पकड़े भी गए और इस तरह से ये मुकदमा, ये केस कोर्ट में चलता रहा और अमृता वर्षिणी इस केस में पूरी तरह पैरवी करती रही। लेकिन अप्रैल 2019 में मारुति राव को जमानत मिल गई। ये बेल पर बाहर आ चुके थे और इसी के साथ साथ जो बाकी आरोपी थे उन्हें भी जमानत मिल चुकी थी और जमानत के बाद मारुति राव फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आया, वैसे ही जिंदगी जीने लगा। और इस बीच ये मर्डर केस राव के गले की हड्डी बन चुका था, तो ये लगातार अपनी बेटी अमृता से संपर्क में आने की कोशिश कर रहा था और वो अमृता के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था ताकि इस केस को खत्म किया जा सके, किसी तरह इस केस से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन जो अमृता ने खोया था उसका दर्द तो कोई भी नहीं समझ सकता था। तो अमृता ने यह तय किया कि वो इस केस को कतई वापस नहीं लेगी। वो अपने फैसले से एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं थी और वह बहुत लगन, जोश, जिद के साथ इस मर्डर केस को फॉलो कर रही थी। वो चाहती थी उसके पति के कातिलों को, चाहे वो उसके पिता ही क्यों ना हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन कुछ समय पहले हैदराबाद के खैरादाबाद के आर्य वैश्य भवन नाम के एक लॉज में उसके पिता टी मारुति राव ने कुछ खाकर अपने आप को खत्म कर लिया था। उनके पास से एक नोट भी मिला जिसमें उन्होंने अपनी बेटी अमृता और पत्नी से माफी भी मांगी थी। इसी जहरीली चीज को खाकर उन्होंने अपना काम तमाम कर लिया था। उन्होंने अपनी बेटी से माफी मांगते हुए कहा कि बेटी, सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना और अब से तुम अपनी माँ के साथ ही रहना, अकेली मत रहना। अब टी मारुति राव के मरने की वजह जो भी हो, चाहे उसने पछतावे में ये किया हो या जेल में सजा होने के कारण किया हो, लेकिन सच तो यही है, एक करोड़पति व्यक्ति जो आजकल के विकसित जमाने में रहते हुए भी जात पात, ऊंच नीच, करोड़पति, गरीब, इन चक्रों में पड़ता है, उनके साथ तो वही ऐसा ही होता है। अब अमृता अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। उनका एक यूट्यूब पर चैनल भी है जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये थी पूरी कहानी अमृता वर्षिणी और प्रणय कुमार के बारे में। आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपने पहले कभी स्टोरी के बारे में सुना था? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर नहीं सुना तो बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट फिरदौसिया शेख को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।